Hello students, welcome to Saral Physics, where physics is made Saral for NEET. Okay, last lecture में I discussed with you the fundamental forces of nature, I discussed with you the conservation laws. अब एक बहुत ही जनरली यूज्ड टर्म है जो कि फिजिक्स में बहुत बार यूज की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी. ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो इसकी फिजिकल क्वांटिटी है. पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी और ये वर्ड हम यूज करते रहेंगे, बट हमें इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता लगेगा. फिजिकल क्वांटिटी सिंपली मींस वो सारी की सारी क्वांटिटीज जिनको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं और उनको हम मेजर कर सकते हैं, मतलब उनको हम डिफाइन कर सकते हैं, उनकी कोई क्वांटिटी होती है, तो इट इज कॉल्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी. सो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर यूज्ड इन फिजिक्स टू एक्सप्लेन सम लॉज, सम फिनोमिना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज. तो फिजिकल क्वांटिटीज तो बहुत सारी हो सकती हैं, उसको फिर हमने कैटेगराइज कर दिया. दो टाइप से मैं उसकी कैटेगराइजेशन आपको बताता हूं अभी. क्लियर है? पहली कैटेगराइजेशन है इस बेस पर कि क्या उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है या क्या उनके पास दोनों हैं. मतलब क्या? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. तो कहने का मतलब है कि अगर मैं फिजिकल क्वांटिटीज को इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करूं, इस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करूं कि उनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हैं या सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं है, तो ऐसी क्लासिफिकेशन को, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने नाम दिया. एक टाइप को बोलेंगे स्केलर, एक को बोलेंगे वेक्टर. तो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है क्वांटिटी का, जिस क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसको बोलेंगे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी. और जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों हैं, उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. इसका मीनिंग क्या है कि उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है और उसके पास दोनों है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. अगर मैं बोलता हूं कि मैं 20 किलोमीटर चला, जब मैंने ये लाइन बोली तो आपको किसकी इंफॉर्मेशन मिली, किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिली? सिर्फ आपको इस चीज की इंफॉर्मेशन मिली कि मैं कितना चला, और जो कितना होता है दैट इज द मैग्नीट्यूड वैल्यू, 20 किलोमीटर. तो यहां पे सिर्फ मुझे पता लगा 20 किलोमीटर. फिर मैंने बोला कि मैं 20 किलोमीटर चला टूवर्ड्स ईस्ट, तो मैंने आपको दो इंफॉर्मेशंस दी. एक तो मैंने आपको बता दिया कि 20 किलोमीटर चलाऊं और किस डायरेक्शन में चलाऊं, ईस्ट डायरेक्शन में चलाऊं. तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन सिर्फ मैग्नीट्यूड की हो या आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रिक्वायर्ड है किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए, तो आप उसको स्केलर बोलोगे. जैसे कि डिस्टेंस, तो अगर मैं बोलता हूं कि सिर्फ ये कि 20 किलोमीटर में चला, तो वो मैंने अपना डिस्टेंस बताया. पर अगर मैं बोलता हूं कि 20 किलोमीटर में चला ईस्ट में, मैंने डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दी, तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट. सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं स्पीड, जो स्पीड है वो सिर्फ आपको वैल्यू बताती है कि कितनी स्पीड से चले आप. मैं 80 मीटर पर सेकेंड से चला, ये हो गई आपकी स्केलर क्वांटिटी स्पीड. अगर मैं बोलता हूं मैं 80 मीटर पर सेकेंड से चला चंडीगढ़ से लेकर पंचकूला तक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उस केस में मैं स्पीड नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी क्या बता रहा हूं? वेलोसिटी. क्योंकि अगर मैं स्पीड को डायरेक्शन दे दूं तो उसका नाम चेंज होकर वेलोसिटी बन जाता. तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है या जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, उन सबको स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे. और वो सारी क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वांटिटीज लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा भी फॉलो करेंगी. वेक्टर्स जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा काइनेमेटिक्स में जाके, जब मुझे मोशन इन अ प्लेन पढ़ाना है, तो वहां पे मैं वेक्टर्स भी डिस्कस करूंगा आपके साथ. तो उसमें आपको बताया जाएगा कि वेक्टर अलजेब्रा अलग होता है. एक तो अलजेब्रा आप नॉर्मल करते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन.
क्या वैसे ही तरीके से आप वेक्टर्स को भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं, वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए अलग से लॉज हैं, उन्हीं लॉज को बोला जाता है लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। हम जो नॉर्मल अभी तक लॉज सीखते आए हैं वो इस अलजेब्रा, नॉर्मल जो अलजेब्रा है हमारा 20 + 20 = 40, बट 20 + 20 40 के इक्वल नहीं होता अगर वो क्या है, आपका वेक्टर है। तो वेक्टर आप किसको बोलोगे? जिसके पास मैग्नीट्यूड है, जिसके पास डायरेक्शन है, और जो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। मैं इस पे स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं? क्योंकि इसी फिजिक्स में आगे जाके हम कुछ क्वांटिटीज आपको पढ़ाएंगे जिसमें आप क्वांटिटी को देखकर ये बोलोगे कि सर इसके पास तो मैग्नीट्यूड है, इसके पास तो डायरेक्शन भी है, पर आप इसको स्केलर क्यों बोल रहे हो? एग्जांपल दूं, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन की हम बात करते हैं ना, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, डायरेक्शन मैटर करती है उसमें, किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इट मैटर्स। ये जो मैंने 20 किलोमीटर की बात करूं, या मैं स्पीड की बात करूं 20 मीटर पर सेकेंड या 80 मीटर पर सेकेंड, इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती, कहीं पर भी जाऊं पर 80 से जा रहा हूं, पर करंट में डायरेक्शन मैटर करती है, करंट में उसका मैग्नीट्यूड भी मैटर करता है। स्टिल मैं उसको स्केलर बोलता हूं, क्योंकि वो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता। तो वेक्टर बोलने के लिए ये चीजें आपको पूरी करवानी पड़ेंगी या पूरी होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा जो है वो फॉलो होनी चाहिए, तो आप उसको क्या बोलोगे? वेक्टर्स बोलोगे। पहली क्लासिफिकेशन आई आपको समझ में? किसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम? फिजिकल क्वांटिटीज। सो फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इन द 2 ways। फर्स्ट है बेस्ड ऑन डायरेक्शन, कि क्या उनके पास डायरेक्शन है या नहीं है। अगर उनके पास डायरेक्शन है तो वो वेक्टर है, अगर नहीं है तो वो स्केलर है। मैग्नीट्यूड तो दोनों ही केसेस में होगा उनके पास। पहले इसको लिख लेते हैं, फिर दूसरी क्लासिफिकेशन समझाता हूं, धीरे धीरे करेंगे आराम आराम से। तो टॉपिक आप अपनी कॉपी में डालेंगे। अब ये जो चैप्टर है, आप कह लो कि फिजिकल वर्ल्ड जो है, ये जो यूनिट हमने स्टार्ट किया है, उसमें आपका अब एक सब यूनिट स्टार्ट हो रहा है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। उसमें फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहां पे टॉप पे हम लिख सकते हैं कि हम कौन सा सब यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं अब इसमें, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, और इसमें फर्स्ट है आपका टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज। Those quantities which are used to describe laws of physics are called as फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। These are classified based on 2 parameters। 2 पैरामीटर्स के बेस पे हम इसको क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला जो मैं अभी आपको समझा के हटाऊं, नंबर 1, या इसको ब्लू मार्कर से लिखते हैं, सुंदर दिखेगा। बेस्ड ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेस पर हमें जो क्लासिफिकेशन करनी है, इनको हम बोलते हैं
तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेस पे पहली क्लासिफिकेशन है स्केलर्स। दीज क्वांटिटीज, स्केलर्स कौन होते हैं? दीज क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। सिर्फ मैग्नीट्यूड है। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, प्रेशर, एटसेट्रा। सेकेंड आते हैं आपके वेक्टर्स। These quantities have both magnitude and direction and also comma they follow laws of vector algebra. For example इनको हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं? लाइक वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, एटसेट्रा। तो वो सारी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और वो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो कर रहे हैं, उनको आप क्या बोलोगे? वेक्टर्स। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? स्केलर्स। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया। ये वही लिखा है मैंने जो अभी मैंने आपको समझाया था। तो फिजिकल क्वांटिटीज को दो तरीके से क्लासिफिकेशन करना है हमने, और फर्स्ट जो वे है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसको नोट डाउन करो। फिर सेकेंड वे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, अब ध्यान से समझना। एक तो हमने यहां पे देख लिया कि स्केलर और वेक्टर वाली आपकी यहां पे क्लासिफिकेशन है। स्केलर तो वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, और वेक्टर्स आप उनको बोलते हो जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन प्लस वो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा भी फॉलो करते हैं। अब ध्यान से समझना, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए, ध्यान से समझना, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए मुझे दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? इसका मतलब कि जैसे कि मास है, मुझे मास की डेफिनेशन देनी है, तो क्या मास को डिफाइन करने के लिए मुझे कोई और फिजिकल क्वांटिटी चाहिए? नहीं। मतलब मास की जो डेफिनेशन है किसी और पे डिपेंड नहीं करती। लेंथ को डिफाइन करना है, तो क्या मुझे मास की जरूरत है लेंथ को डिफाइन करने के लिए, या किसी और क्वांटिटी की जरूरत है लेंथ को डिफाइन करने के लिए? नहीं। दैट मीन्स लेंथ भी किसी पे डिपेंड नहीं करता। अब बात करते हैं टाइम। क्या मुझे टाइम को डिफाइन करने के लिए लेंथ चाहिए? नहीं। मास चाहिए? नहीं। तो टाइम को डिफाइन करने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज पे डिपेंडेंसी नहीं है टाइम की। तो वो वाली सारी क्वांटिटीज जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, उनको बोलते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, या उनको हम बोलते हैं बेस क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज, वो सारी क्वांटिटीज को बोला जाता है
जिनको डिफाइन करने के लिए मुझे किसी दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, ये तीनों के तीनों क्या है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। पर अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो स्पीड तो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब अगर मुझे स्पीड को समझाना है तो मुझे डिपेंडेंसी रखनी पड़ेगी दो चीजों पे, डिस्टेंस पे और टाइम पे। तो दैट मीन्स स्पीड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करती है। अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। दैट मीन्स एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए मेरी डिपेंडेंसी है किस पे, चेंज इन वेलोसिटी और टाइम दोनों पे। दैट मीन्स एक्सेलरेशन फर्दर दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, स्पीड फर्दर दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी भी दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। तो वो सारी क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड करें अपना वजूद बनाए रखने के लिए, अपनी डेफिनेशन बनाए रखने के लिए, उन सभी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, कि मैंने इनको डिराइव किया है। जैसे एक्सेलरेशन को मैंने चेंज इन वेलोसिटी और टाइम से डिराइव किया है, स्पीड को मैंने डिस्टेंस और टाइम से डिराइव किया है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम से डिराइव किया है। तो जब आप दूसरी चीज को यूज करके किसी चीज को डिराइव करते हो तो डिराइव की हुई चीज को बोला जाता है डिराइव्ड क्वांटिटी। और ये हमारी सेकंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी। पहला था बेस्ड ऑन द डायरेक्शन, अब है डिपेंडेंसी। अगर तो डिपेंड नहीं करती किसी पे तो वो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी कहलाएगी, अगर वो डिपेंड करती है तो वो क्या कहलाएगी, डिराइव्ड क्वांटिटी। इतनी बात आई समझ में। तो सेकंड क्लासिफिकेशन अब हम लिखेंगे बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। तो बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी आपकी दो आई, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी के बेस पे क्या होगा, सबसे पहले आएगी आपकी फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज। These quantities do not depend on other quantities for their complete definition. For example, mass, length, टाइम एटसेट्रा। तो ये मेरी फंडामेंटल क्वांटिटीज हो जाएंगी। सेकंड, डिराइव्ड क्वांटिटीज। These quantities can be derived from or expressed in terms of बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इनको हम डिराइव कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में, तो इसीलिए इनको बोला जाता है दीज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। फाइन, ओके। फॉर एग्जाम्पल, स्पीड, velocity, pressure,
वर्क एटसेट्रा, दीज आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज। और ऊपर वाली हैं आपकी फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज, इनको नोट डाउन कर लो। तो दो टाइप से हमने इनको क्या करना है, क्लासिफाई करना है। ओके, अब ये तो कर लिया हमने यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब मैं कुछ टर्म्स बताने वाला हूं आपको, उनके बारे में ध्यान से आपको समझना है, बिकॉज वो टर्म्स के बेस पर भी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। क्लियर है? अब मैं कुछ टर्म्स लिखने वाला हूं यहां पे, ध्यान से देखना। वन इज पाई, पाई लिखा मैंने यहां पे, फिर मैंने यहां पे लिखा स्पीड ऑफ लाइट, फिर उसके बाद मैंने यहां पे लिखा रिलेटिव डेंसिटी, फिर मैंने यहां पे लिखा एक्सेलरेशन। अब ध्यान से समझना बेटा, जो पाई है उसकी वैल्यू क्या होती है, 3.14 हम मान के चलते हैं, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 22/7। अब ऊपर मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड और नीचे मैं लिखूंगा इसके यूनिट्स, और यूनिट्स से ही डायमेंशंस बनते हैं, वो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। तो यूनिट और डायमेंशन साथ साथ चलते हैं। अगर किसी चीज के यूनिट्स हैं तो उसके डायमेंशंस आप बना सकते हो। क्लियर है? ओके, अब पाई का मैग्नीट्यूड है 22/7, मुझे इसके यूनिट्स बताओ। तो इसके यूनिट्स नहीं होते। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मैग्नीट्यूड है, और यूनिट क्या है इसके, मीटर पर सेकेंड। और ये जो पाई की वैल्यू 22/7 है, ये हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। मतलब हमेशा इसको यही लिखोगे आप, चेंज नहीं कर सकते कभी। स्पीड ऑफ लाइट हमेशा इतना ही रहेगा, दैट मीन्स ये भी क्या है, एक कांस्टेंट है। और इसके यहाँ पे डायमेंशंस हैं और इसके डायमेंशंस नहीं है। चलो रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी जो है आपकी, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे रिलेटिव डेंसिटी मरकरी की होती है 13.6, सिल्वर की होती है आपकी 800, वाटर की होती है आपकी रिलेटिव डेंसिटी 1। दैट मीन्स ये जो है आपका वो क्या है, एक वेरिएबल। और इसके यूनिट्स और डायमेंशंस क्या होते हैं, नहीं होते, क्योंकि डेंसिटी अपॉन डेंसिटी होता है ये। एक्सेलरेशन की बात करते हैं। अब एक्सेलरेशन तो कुछ भी हो सकती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है 9.8, ठीक है। और वैसे कोई बॉडी चल रही है तो उसकी एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकती है, 20, 40, 5, -5, -10, कुछ भी हो सकती है। और इसके यूनिट्स क्या हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल। अब ध्यान से समझना, ऐसी क्वांटिटीज जो कि हमेशा कांस्टेंट रहती हैं और उनके यूनिट नहीं होते या उनकी डायमेंशंस नहीं होती, तो उनको हम बोलते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो वो सारी क्वांटिटीज, वो सारी की सारी क्वांटिटीज जो कांस्टेंट हैं और उनके डायमेंशंस नहीं है, तो वो क्या बनेगी, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। और क्या हो सकता है, E की वैल्यू 2.77 होती है। इधर चलो, अब स्पीड ऑफ लाइट वैल्यू हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, पर इसकी डायमेंशंस हैं, तो दैट मींस ये है आपका डायमेंशनल कांस्टेंट। एक ऐसा कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी पर उसकी डायमेंशंस हैं। सिमिलरली रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी जो है ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज करती रहे, वेरी करती रहे। ये कांस्टेंट नहीं है इनकी तरह, मतलब इनकी वैल्यूज चेंज करती रहेंगी और इसकी डायमेंशंस नहीं है, तो ये बन जाएगा डायमेंशन लेस वेरिएबल। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी एक वेरिएबल है क्योंकि उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कांस्टेंट नहीं है, और उसके यूनिट्स भी हैं। तो अब ये हो जाएगा, क्योंकि इसके यूनिट्स हैं तो ये बन जाएगा डायमेंशनल
वेरिएबल। तो अब अगली जो टर्म्स मैं आपको लिखवाने वाला हूं इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंडर, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस वेरिएबल और डायमेंशनल वेरिएबल। तो इसको लिख लेते हैं हम, और आपको आई थिंक, आई होप, आई बिलीव आपको ये समझ में आ गया है। तो हेडिंग आएगी आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसमें फर्स्ट लिखेंगे हम डायमेंशनलेस कांस्टेंट। क्वांटिटी हैविंग fixed value but no dimensions, वो होती है आपकी डायमेंशनलेस कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल पाई ई, और फिजिक्स में एक होता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, बस नाम याद रखना, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट अल्फा होता है वो, एटसेट्रा। ये क्वांटम फिजिक्स में जाके आप इन चीज़ों को पढ़ोगे बाद में। फिर आ गया आपका डायमेंशनल कांस्टेंट। क्वांटिटी having fixed value and dimensions, उसको बोलेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट सब सारे याद कर लो अपनी जिंदगी में जो भी पढ़े हैं अभी तक आपने। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट ये भी एक कांस्टेंट है, एटसेट्रा, क्योंकि इनकी वैल्यूज फिक्स हैं और इनके यूनिट्स होते हैं। स्पीड ऑफ लाइट होता है मीटर पर सेकंड, प्लैंक्स कांस्टेंट के यूनिट होते हैं कितने, क्या होते हैं यूनिट? कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, वहां पे बताऊंगा सही बोल रहा है गलत। देन थर्ड, डायमेंशनलेस वेरिएबल। quantity having different values but no dimensions. For example relative density, क्योंकि वो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी होती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, स्पीड अपॉन स्पीड होता है। देन डायमेंशनल वेरिएबल, ये कौन हुआ? जिसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है और डायमेंशंस भी हैं। क्वांटिटी हैविंग डिफरेंट वैल्यूज एंड dimensions. For example speed,
वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर एटसेट्रा। तो ये बन गई आपकी 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स। डायमेंशनलेस कांस्टेंट, कांस्टेंट है और डायमेंशन भी नहीं है, मतलब पाई ई फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। डायमेंशन है पर कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक्स कांस्टेंट। डायमेंशन नहीं है पर वैल्यूज अलग अलग हैं, रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायमेंशंस हैं पर वैल्यूज डिफरेंट हैं, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर एटसेट्रा। समझ में आई बात? तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, बट एक बार समझ में आ जाए बहुत अच्छा लगता है इसको समझना। सो जस्ट राइट इट डाउन, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। ओके, तो यहां पे मैं ना क्वेश्चन लिख रहा हूं एक आपको, आप वीडियो को पॉज करना और उसका आंसर लगाना, उसके बाद फिर आप देखना कि उसको मैंने कैसे अप्रोच किया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपको बताना है, टिक क्रॉस ही बताना है इसमें। तो इसको भी मैं लिखता हूं यहां पे क्वेश्चन को। ओके, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं क्वांटिटीज के नाम। फोर्स, मास, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क, प्रेशर। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं बेस क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, स्केलर, वेक्टर। अब आप वीडियो को पॉज करो और एक बार इन सारी क्वांटिटीज को देखो और वहां पे देखो आपको आंसर कैसे करना है। जैसे फोर्स के आगे देखो 4 ऑप्शन है और इन चारों में से कोई भी 2 करेक्ट होंगे, क्योंकि फोर्स या तो बेस क्वांटिटी होगी या तो डिराइव्ड क्वांटिटी होगी, और फोर्स या तो स्केलर होगा या तो वेक्टर होगा। तो हर क्वांटिटी के आगे 2-2 टिक आएंगे, पर किसके नीचे आएंगे वो क्वेश्चन है। पॉज करो और करो इसको, क्वेश्चन को। डन, चलो अब करना स्टार्ट करते हैं। फोर्स, फोर्स क्या बेस क्वांटिटी है या डिराइव्ड क्वांटिटी है? बेस क्वांटिटी वो होती है जिसको डिफाइन करने के लिए आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। क्या फोर्स को डिफाइन करने के लिए किसी और की जरूरत पड़ती है? यस, मास और एक्सेलरेशन। तो ये क्या हुई आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या फोर्स की डायरेक्शन मैटर करती है? बिल्कुल, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। तो वो स्केलर हुआ या वेक्टर हुआ? वेक्टर। क्लियर? मास, मास कैसी क्वांटिटी है? बेस क्वांटिटी। और मास स्केलर है या वेक्टर है? इट इज स्केलर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपकी बेस है या डिराइव्ड है? अब देखो जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना, क्या लिखा आपने, डिराइव्ड किया या बेस किया इसको? डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली एक, डिस्प्लेसमेंट के यूनिट बताओ। जैसे मेरी डिस्प्लेसमेंट है 5, तो आगे यूनिट क्या लगाओगे? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। यूनिट किसके आ रहे हैं? लेंथ के, और लेंथ क्या होती है आपकी? बेस क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट आएगी बेस क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो स्केलर होती है या वेक्टर होती है? डिस्प्लेसमेंट मुझे ये बताती है कि मैं कितना चला और किस डायरेक्शन में चला, तो वो मेरी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो एक लाइन में ही लग रहे हैं ना, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। स्पीड बेस है या डिराइव्ड है? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो डिपेंड करती है डिस्टेंस पे और टाइम पे। डिराइव्ड है। स्केलर है या वेक्टर है? मुझे इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल जाए तो मेरा काम चल जाता है, स्केलर है। वेलोसिटी अगेन डिराइव्ड क्वांटिटी है, पर यहां पे डायरेक्शन मैटर करती है, तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हुई। एक्सेलरेशन अगेन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, डिराइव्ड है और वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज है, अपॉन टाइम होता है, और जो वेलोसिटी होती है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
अब आप बोलोगे सर फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वाह नहीं, गलत। वर्क जो होता है वो स्केलर होता है। कैसे होता है? एक्चुअली एक डॉट प्रोडक्ट होता है। जब भी आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करने के भी दो तरीके हैं। अगर आप उनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो रिजल्ट स्केलर आएगा, और अगर आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो तो रिजल्ट वेक्टर आएगा। सर ये तो पढ़ाया ही नहीं, तो बेटा वेक्टर्स जब आएंगे तब बताऊंगा ना मैं। तो वर्क जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, इसीलिए वो क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी होगा, और ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है, डिराइव हुआ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है तो डिराइव्ड हुआ, और ये आपका स्केलर हुआ। प्रेशर, प्रेशर बेस क्वांटिटी तो नहीं है, क्योंकि प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, डिराइव हुआ है। प्रेशर स्केलर है वेक्टर है? तो अगर मैं स्केलर वेक्टर दो ही ऑप्शन दूं आपको, तो जो प्रेशर होता है ना बेटा, वो इक्वली सारी डायरेक्शंस में एक्ट करता है, पर वो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता, इसलिए वो वेक्टर नहीं है। तो यहां पे अगर मैं ऑप्शन ही आपको स्केलर वेक्टर का दे रहा हूं तो आप उसको स्केलर बोलोगे। बट हायर क्लासेस में जाके एक पढ़ते हो आप टेंसर क्वांटिटी, तो स्केलर वेक्टर टेंसर, तो जिसको ना तो आप ढंग से स्केलर बोल पाते हो ना तो वेक्टर बोल पाते हो, उसको आप टेंसर बोलते हो। मतलब वेक्टर तो नहीं है प्रेशर, क्यों? क्योंकि ये लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता। स्केलर, एग्जैक्ट स्केलर भी क्यों नहीं है? क्योंकि डायरेक्शन तो मैटर कर ही रही है ना, प्रेशर इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, पर क्योंकि लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं कर रहा है इसलिए वेक्टर नहीं है। पर स्केलर की एग्जैक्ट डेफिनेशन में फिट नहीं कर सकते, इसलिए टेंसर होता है। बट अगर ऑप्शन स्केलर वेक्टर में हो तो आप इसको स्केलर पे टिक करेंगे, तो ये इसका आंसर बन गया। तो यहां से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कंप्लीट हो जाती है इस चीज को लेकर। तो जस्ट राइट इट डाउन। चलो अब हम एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारी कितनी बेस क्वांटिटीज हैं एज ऑफ नाउ? 3, मास, लेंथ और टाइम। अब बेटा मास, लेंथ और टाइम, हमें जब ये पता लगा कि ये 3 हमारी बेस क्वांटिटीज हैं, तो हमने ना सिस्टम बनाने स्टार्ट किए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब है कि अगर मैं इस सिस्टम ऑफ यूनिट को फॉलो कर रहा हूं तो हमेशा मैं लेंथ को इसी यूनिट में नापूंगा, और अगर मैं इसको यूज कर रहा हूं तो मैं हमेशा अपने लेंथ को इसमें नापूंगा। मैं नेम्स बताता हूं आपको, जैसे कि एफपीएस यूनिट था एक, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, फुट, पाउंड, सेकंड। मतलब लेंथ को हमेशा आप फीट में, फुट में मेजर करोगे, मतलब फीट बोलते हैं उसको, लेंथ का यूनिट है ये। और आप जो है मास को किस में मेजर करोगे? हमेशा पाउंड में। और टाइम को किस में करोगे? सेकंड में। फिर आया सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। लेंथ को हमेशा सेंटीमीटर में, मास को ग्राम्स में, और टाइम को सेकंड में। फिर आया एमकेएस, मीटर केजी सेकंड। लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में। फिर इसी को मॉडिफाई किया गया और बनाया गया एसआई, जिसमें इन तीनों को तो रखा ही गया, मीटर केजी सेकंड, प्लस 4 क्वांटिटीज और ऐड कर दी इसमें, तो टोटल 7 क्वांटिटीज हो गई बेस हमारी। तो एट प्रेजेंट हमारी 7 बेस क्वांटिटीज हैं, मैं टेबल में लिख दूंगा आपको। तो पहले आया एफपीएस, फिर सीजीएस, फिर एमकेएस, फिर एसआई। एसआई इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और उसमें आपकी ये 3 तो थी और इसी को मॉडिफाई किया है, मतलब ये इसी को तो रखा, प्लस साथ में 4 क्वांटिटीज और कर दी। टोटल कितनी हो गई? 7 क्वांटिटीज हो गई। समझ में आई आपको बात? सो अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसको भी लिखना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ये बना आपका नेक्स्ट टॉपिक, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें सबसे पहले आएगा आपका एफपीएस सिस्टम। इसमें क्या करते हैं? इन दिस सिस्टम, कॉमा, मास, लेंथ, टाइम are taken as fundamental quantities and their units are
टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स। तो क्वांटिटी और उसका फंडामेंटल यूनिट मास, इसका आएगा पाउंड LB, लेंथ का आएगा फीट FT, टाइम का आएगा सेकेंड SEC। दैट मीन्स अगर इस सिस्टम में मैं अपनी स्पीड को मेजर करूं तो उसके यूनिट क्या आएंगे, 20 फीट पर सेकेंड। समझ में आ रही है बात? एक्सेलरेशन का क्या होंगे, 10 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, units of speed are feet per second, comma, acceleration are feet per second square, etc। समझ में आई बात आपको? तो मास, लेंथ और टाइम, उसकी अगर हम बात करें तो फुट, पाउंड, सेकेंड, तो फीट बोल सकते हैं। 3 फीट हाइट है, 3 फुट हाइट है, तो इट इज वन एंड द सेम थिंग। और आपका ये हो जाएगा, पाउंड में आएगा आपका मास, क्लियर है, और उसके बाद आपका लेंथ आएगी फीट, टाइम आएगा सेकेंड। फिर उसके बाद बात करते हैं हम, सेकेंड आ गया आपका CGS। CGS सिस्टम में क्या होगा, लेंथ, mass, time are fundamental quantities and their units are fundamental units। जैसे यहां पे क्वांटिटी लिखता हूं मैं और यहां पे उसका फंडामेंटल यूनिट, इस केस में CGS में, जैसे क्वांटिटी है मेरे पास मास, यहां पे आएगा उसका ग्राम्स G, लेंथ यहां पे आएगा उसका सेंटीमीटर CM, टाइम का आएगा सेकेंड SEC। फॉर एग्जाम्पल, यूनिट ऑफ स्पीड इज सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एटसेट्रा। तो ये बन गया आपका बेटा CGS सिस्टम। इसके बाद आता है आपका MKS सिस्टम। MKS में M का मतलब क्या हुआ, मीटर, K का मतलब kg, S का मतलब सेकेंड। ये B कर लेना था उसको, अब ये हो जाएगा आपका C। M
MKS सिस्टम, इसमें भी लेंथ, मास, टाइम आर फंडामेंटल quantities and their units are fundamental units. तो यहां पे मैं लिखता हूं क्वांटिटी, यहां पे लिखता हूं मैं फंडामेंटल यूनिट्स, या यूनिट करते हैं इसको, मास किलोग्राम मतलब केजी, लेंथ मीटर, एम टाइम सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल unit of speed is meter per second, comma acceleration is meter per second square etc. तो ये हो गया बेटा MKS। फिर क्या किया, इसी MKS को हमने मॉडिफाई किया और हमने इसको तो रखा ही रखा, प्लस इसमें 4 क्वांटिटीज और ऐड कर दी। तो 4 क्वांटिटीज ऐड करने से फंडामेंटल यूनिट कितने हो गए आपके 7। साथ में हमने 2 यूनिट्स और दिए, पर उनको हमने बोला सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या SI यूनिट। लिख लेते हैं इसके बारे में। और यही हम यूज करते हैं आज की डेट में। तो जब भी आपको कोई चीज पढ़ाई जाएगी तो लास्ट में लिखवाया जाता है SI यूनिट इज दिस, SI यूनिट इज दिस। तो SI जो है वो एक सिस्टम है जिसमें हम ऐसे ही मेजर करते हैं। D है आपका इंटरनेशनल सिस्टम of units. Clear? It is modified MKS system, comma also called as rationalized MKS सिस्टम। इसको ऐसे भी बोलते हैं रैशनलाइज्ड। फोर फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 supplementary units were added in MKS system to form SI system। तो MKS से आपने SI बनाया कैसे? आपने MKS में 4 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री और ऐड किए। उसके बाद आपने क्या किया, जो MKS था उससे आपने बना दिया SI। तो अब हमने ये देखना है कि कौन से वो 4 यूनिट्स हैं एक्स्ट्रा और कौन से वो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं जिनको ऐड करने के बाद इवेंचुअली हमारे पास फंडामेंटल टोटल कितने हो गए 7 और सप्लीमेंट्री कितने आ गए हमारे पास 2। तो वो चीज अभी हम इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं क्वांटिटी और यहां पे आएगा उसका फंडामेंटल
यूनिट। मास किस में चलेगा जी? किलोग्राम केजी। लेंथ मीटर एम। टाइम सेकेंड एस। उसके बाद 4 अब जो ऐड हुई हैं कौन सी हैं? इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर ए। देन उसके बाद टेम्परेचर केल्विन के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD। देन उसके बाद लास्ट में आएगा आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल MOL। तो ये तो हो गए आपके बेटा क्वांटिटीज और उनके फंडामेंटल यूनिट्स। इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है। क्लियर है? इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी थे। 2 supplementary units are radian and स्टीरेडियन। इसको एज इट इज अभी लिख लो। ये रेडियन और स्टीरेडियन होता क्या है इसको मैं सेपरेटली आपके साथ डिस्कस करूंगा, पर यहां पे आपके साथ में ये डिस्कस कर रहा हूं कि एसआई सिस्टम है क्या। एसआई सिस्टम एमकेएस सिस्टम ही है प्लस 4 फंडामेंटल ये ऐड हुई हैं हमारी। 4 फंडामेंटल कौन कौन सी हैं? मैं यहां पे अलग से आपको ऐसे 1 2 3 4 ये 4 फंडामेंटल हैं और 2 हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स यहां पे ऐड हुए हैं। तो आज जो आप एसआई सिस्टम यूज करते हो तो टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? 3 नहीं है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और हमारे 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है जी। सो आई होप दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपके क्लियर हो गया। उससे पहले यूनिट्स की क्लासिफिकेशन जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी क्लासिफिकेशन कैसे करनी है, डायरेक्शन के बेस पे, डिपेंडेंसी के बेस पे, दैट ऑल इज नाउ क्लियर टू यू। मेंटेन नोट्स प्रॉपरली, कीप रिवाइजिंग। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।